नमस्ते दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 के पार्ट 1 नॉवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। सिया किंग्यू से फाइट करने के 3 दिन के बाद युनचे को होश आया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। हेवनली स्वॉर्ड विला में छुपे राज और आने वाला हेवन बेसिन, सीक्रेट रियलम, सब कुछ एक नए मोड पर है। क्या युनचे इस बार भौकाल मचा देगा और क्या अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा, देखेंगे इस वीडियो में। एक कमरा था। युनचे चुपचाप एक सॉफ्ट बेड पर पड़ा था। बेड के सामने हवा में आइस स्पिरिट्स घूम रही थीं और धीरे धीरे एक लड़की का फिगर दिखने लगा जो पूरी स्नो व्हाइट ड्रेस में थी। उसने अपने ठंडे सफेद हाथ युनचे के सीने पर रखे और उसकी चोटों और एनर्जी का हाल चेक करने लगी। कुछ देर बाद आइस स्पिरिट्स तेज हो गईं और उसके हाथ से हल्का ब्लू ग्लो युनचे के शरीर को ढकने लगा। यह सीन आधे घंटे तक चला। तभी बाहर से हल्की सी आहट आई तो वह लड़की तुरंत गायब हो गई, जैसे सपना था ही नहीं। इसी समय युनचे की आंखें हल्की सी हिलती हैं और धीरे धीरे खुल जाती हैं। उसके पूरे शरीर में दर्द था, लेकिन मैनेजेबल था, और एक ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही थी जो अच्छी लग रही थी। उसने बॉडी हिलाई तो खुश हो गया। मूवमेंट ठीक थी, बस ज्यादा हिलने पर थोड़ा दर्द। मतलब बॉडी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी थी। फिर रूम का दरवाजा खुला। प्रिंसेस केंग्यू एक बोल सूप लेकर आई। उसके पीछे किन वुशांग था। प्रिंसेस केंग्यू काफी वीक लग रही थी, जैसे 3 दिन से सही से सोई नहीं हो। युनचे ने हल्का सा स्माइल दिया। सीनियर सिस्टर, पैलेस चीफ किन। प्रिंसेस केंग्यू ऑलमोस्ट सूप गिरा देती, पर फिर खुश होकर बोली, जूनियर ब्रदर युन, तुम जाग गए। ग्रैंडमदर जुमू ने तो बोला था तुम्हें 10-10 दिन लगेंगे, पर मुझे पता था तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। युनचे ने उसका हाथ पकड़कर दिखाया कि वह ठीक है। किन वुशांग भी खुश हो गया, बोला, बेटा अब तो तुम फेमस हो गए हो, पूरे वर्ल्ड में नाम है तुम्हारा। पर मुझे पता है तुम्हें इन चीजों का ज्यादा शौक नहीं। युनचे ने बोला, नाम वाम ठीक है, पर कभी कभी यह भी बोझ बन जाता है। फिर पूछा, सीनियर सिस्टर, मैं कितने दिन से सो रहा हूं। 3 दिन हो गए। प्रिंसेस केंग्यू बोली, तुम्हें कैसा लग रहा है। युनचे ने बोला, मैं ठीक हूं, 3 दिन। तब उसको याद आया, हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म का एक्सप्लोरेशन कब है। किन वुशांग बोला, परसों है, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं तुम जा पाओगे। पर चिंता मत करो, अगला चांस 3 साल बाद भी मिलेगा। युनचे सोचता है उसके पास खुद की बनाई हुई हीलिंग पिल्स भी हैं और उसकी सेल्फ रिकवरी भी जबरदस्त है। शायद परसों तक 90% रिकवर हो जाएगा, लेकिन एनर्जी पूरी नहीं आएगी और फीनिक्स फ्लेम्स 3 महीने तक यूज नहीं कर पाएगा। फिर युनचे बोलता है, मेरा आर्ट काफी तेज हील करता है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि जाना है या नहीं, पर अभी किसी को मत बताना कि मैं उठ गया हूं। प्रिंसेस केंग्यू ने उसको सूप पिलाया। थोड़ी देर बैठकर चली गई। तब जैस्मिन की आवाज आई, बड़ा रेकलेस है तू, क्या तू कभी अपने फ्यूचर से डरता नहीं। युनचे बोला, अरे मैं तो प्रो हूं, सब सोच समझ के करता हूं। पर सच में 3 दिन में इतना रिकवर होना बुधा आर्ट कमाल का है। जैस्मिन बोली, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तेरी हीलिंग इतनी फास्ट सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि किसी ने रोज 2 बार आके अपनी एनर्जी लगाकर तुझे हील किया, वरना तू अभी भी कोमा में होता। युनचे शॉक हो गया। क्या लिटिल फेरी। जैस्मिन बोली, हां वही। पहले तो तुझे इग्नोर करती थी, पर अब चुपके चुपके आके तुझे हील कर रही थी। लड़कियों का दिमाग अजीब होता है। युनचे हंस के बोला, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझोगी। जैस्मिन ने थोड़ा एटीट्यूड दिया और युनचे ने मजाक करते हुए बोला, तू तो छोटी बच्ची है, एडल्ट्स का प्यार नहीं समझेगी। जैस्मिन ने गुस्से में धमकी दी। युनचे ने तुरंत माफी मांग ली। रात को बिल्कुल मिडनाइट पर युनचे के कमरे की खिड़की खुलती है। ठंडी हवा आती है और वही स्नो व्हाइट लड़की फिर से आती है। वह युनचे के पास आकर उसके चेस्ट पर हाथ रखती है, पर इस बार युनचे उसका हाथ पकड़ लेता है। वह लड़की शॉक हो जाती है, पर तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है और एकदम आइसी एटीट्यूड ले लेती है। युनचे प्यार से बोलता है, लिटिल फेरी, मुझे पता था तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो। वह बोलती है, बस ज्यादा सोच मत। तुम चिंग्युए की वजह से इंजर्ड हुए थे, तो मैं सीनियर मास्टर होने के नाते थोड़ा जिम्मेदार थी। अब तुम ठीक हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और मुझे लिटिल फेरी मत बुलाओ, चू युएचन या सीनियर चू बोलो। वह जाने लगती है, पर युनचे जल्दी से उठने की कोशिश करता है और मुंह से खून थूक देता है। सीधा बेड पर गिर जाता है। चू युएचन तुरंत दौड़ के उसको संभालती है और युनचे उसका ठंडा सॉफ्ट वेस्ट पकड़ लेता है। वह लड़की थोड़ी सी हिलती है, पर युनचे को छोड़ती नहीं, क्योंकि वह अभी भी इंजर्ड है। और युनचे की प्लान सक्सेसफुल हो जाती है। लिटिल फेरी उसके पास ही रुक जाती है। चू युएचन ने थोड़ा सॉफ्ट होके पूछा, तू ठीक है। लेकिन क्योंकि युनचे उसको हग कर रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था।
तो उसने अपनी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स यूज करके खुद को शांत किया। पिछले 5 महीनों से वो युनचे के हग की आदत सी हो गई थी। पहले तो मजबूरी थी, पैरालाइज्ड थी, प्रोटेक्शन चाहिए था, लेकिन अब उसको ये फीलिंग पसंद आने लगी थी। पर उसका दिमाग बोलता था, गलती हो गई, अब और गलती मत कर। युनचे पूरा अपना वजन चू युएचन पे डाल के एकदम बेचारा स्टाइल में बोला, मैं ठीक हूं। लिटिल फेरी, मुझे छोड़ के मत जाओ। चू युएचन कुछ बोल नहीं पाई। युनचे की कमजोर आवाज सुन के उसका दिल चुभने लगा, पर फिर भी वो युनचे को धक्का नहीं दे पाई। अंदर से कोशिश की पर कर नहीं पाई। उसने सोचा, चलो आज रात के लिए मान लेती हूं, ये आखिरी बार है, बस आज के बाद नहीं। फिर जब चू युएचन ने अपनी एनर्जी से युनचे की हालत चेक की, बैंग! जैसे ही उसने युनचे को धक्का दिया, वो सीधा दीवार से टकरा गया। आह, दर्द हो रहा है, चू युएचन गुस्से में बोली। तू मुझसे ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करता है? उसका चेहरा तो अब भी आइस कोल्ड था, पर आंखों में रिलीफ भी था कि युनचे ठीक हो रहा है। पर यह फीलिंग उसको और कंफ्यूज कर रही थी। युनचे ने दर्द से पीठ रगड़ते हुए बोला, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। लिटिल फेरी, मुझे पता है तुम पिछले कुछ दिन से। चू युएचन ने बीच में ही काट दिया, बस आगे कुछ नहीं बोलना। वो आइस कोल्ड टोन में बोली, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो एक गलती थी, मैं तो भूल ही चुकी हूं, तुम भी भूल जाओ। नहीं भूल सकते तो सपना समझ लो, इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। और फिर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम किंगयू के हस्बैंड हो। अगर तुम्हें फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड या किंगयू की इज्जत बचानी है तो मुझे भूल जाओ। फिर उसने आंखें बंद की। आइस स्पिरिट्स उसके आसपास घूमने लगे और बोली, जब हम यहां से निकल जाएंगे तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और वो एकदम वैनिश हो गई। युनचे सिर्फ आइस स्पिरिट्स को देखता रह गया। युनचे बेड पे लौट के लंबा सा साई लेता है। अभी भी उसके हाथों में चू युएचन की आइस लोटस जैसी खुशबू थी। जैस्मिन ने मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है तेरी प्लानिंग फेल हो गई। युनचे ने बोला, तू नहीं समझेगी। और फिर चू युएचन की बातें सोचने लगा। इज्जत, मॉरल्स, दुनिया की सोच, सब उसके दिमाग में घूमने लगा। किंगयू उसकी वाइफ है, चू युएचन उसकी वाइफ की सीनियर मास्टर है, मतलब एक तरह से टीचर भी है। अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरे सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे चू युएचन को फीलिंग्स हो भी, वो अपने सेक्ट की इज्जत के लिए खुद को रोक रही है। रैंकिंग टूर्नामेंट खत्म हो गया। 500 प्लस सेक्ट्स की रैंकिंग डिसाइड हो गई। 1 पॉइंट ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली, 2 पॉइंट फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड, 3 नॉन हेवनली सोर्ड, विला फोर्ड वॉटशाओ सेक्ट, 5 बर्निंग हेवन क्लैन युनचे और शिया किंगयू सिर्फ 17 साल के हैं, पर पूरे ब्लू विंड एम्पायर में उनका नाम चर्चा में है। बाकी देशों में भी सब शॉक्ड हैं। युनचे की स्टोरीज, उसके फाइट्स, उसका रोमांस, सब लोगों ने मिलकर इतना मसाला लगा दिया कि मार्केट में उसकी कहानियां बिक रही हैं जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। अगर युनचे किसी भी शहर की गलियों में निकलता तो उसको खुद पे हंसी आती, क्योंकि लोग उसको लेजेंड बना चुके हैं। टूर्नामेंट के बाद सब बड़े सेक्ट्स वापस चले गए, सिर्फ टॉप 10 सेक्ट्स रुक गए हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के लिए। सबको यह मौका चाहिए था। हेवनली स्वॉर्ड विला का मास्टर लिंग युएफेंग रात को गार्डन में खड़ा है, मून को देख रहा है, मूड ऑफ है। उसकी वाइफ शुआनयुआन युफेंग आती है, समझाती है, अरे हार गए तो क्या हुआ, तुमने विल्ला को इतना ग्रो किया, सब प्राउड हैं तुम पे। लिंग युएफेंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बोलता है, मैं एंसेस्टर्स को शक्ल कैसे दिखाऊं। पर वाइफ उसको हक करके समझा देती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक है। फिर बात होती है उनके बेटे यूनेर की, जो थोड़ा रेस्टलेस है। युफेंग बोलती है, उसका टेंशन हार की वजह से नहीं है। लिंग युएफेंग सोचता है, चलो बात कर लेता हूं। शुआनयुआन युफेंग अपने कमरे में आती है, तभी लिंग कुन आता है, अंकल टाइप। थोड़ी फैमिली बातें होती हैं। पता चलता है कि युफेंग का बाप अब गुस्सा नहीं है, बस मिस करता है। लिंग कुन बोलता है, डीमन सील हो जाए तो पूरी फैमिली को लेके वापस चलो, सब मिलेंगे, सब खुश होंगे। युफेंग इमोशनल हो जाती है, बोलती है, ठीक है, बात करूंगी। फिर लिंग कुन कैजुअली पूछता है, युफेंग को मैंने साउथ ईस्ट जाते देखा, कोई अर्जेंट काम है क्या? युफेंग शॉक हो जाती है, साउथ ईस्ट? लिंग कुन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, हां साउथ ईस्ट ही था, पर बता क्या हुआ? युफेंग का चेहरा एकदम बिगड़ जाता है, क्योंकि अब तो गेस्ट एरिया खाली है, बस एक ही सेक्ट साउथ ईस्ट में बचा है, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड। मतलब लिंग युफेंग वहां गया है। युफेंग तुरंत बोलती है, अंकल लिंग, एक काम करना पड़ेगा। रात का समय है, मून एकदम अकेला, स्टार्स चमक रहे हैं। लिंग युफेंग हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। पहले तो अपने बेटे लिंग युन के कमरे जा रहा था, पर बीच में ही मूड बदल दिया और सीधा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के एरिया की तरफ मुड़ गया। वहां का माहौल एकदम शांत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लिंग युफेंग आंखें बंद करके सांस लेता है, जैसे कोई याद ताजा कर रहा हो।
फिर वह चू युएचान के कमरे की तरफ देखता है। लाइट अभी भी ऑन है, लेकिन उस रूम से एकदम ठंडी सी वाइब आ रही थी, जैसे वार्निंग हो। उसको पता था चू युएचान ने उसकी प्रेजेंस फील कर ली है। लिंग यूएफेंग ने माइंड से मैसेज भेजा, मैं लिंग यूएफेंग फेरी ऑफ फ्रोजन ब्यूटी से मिलना चाहता हूं, क्या आप मिलेंगी? अंदर से आवाज आई, एकदम आइस कोल्ड। क्या चाहिए, बोलो। चू युएचान सामने नहीं आई, सिर्फ आवाज आई, वो भी एकदम ठंडी, जैसे कोई आइसक्रीम भी उसके सामने पिघल जाए। ब्लू विंड एम्पायर में सिर्फ चू युएचान ही लिंग यूएफेंग से ऐसे बात कर सकती थी। लिंग यूएफेंग बस हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा बिटर फील करते हुए। लिंग यूएफेंग ने बोला, पिछले 10 साल में मैं 20 बार फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आया, बस एक झलक देखने के लिए, पर तुम कभी मिली ही नहीं, सिर्फ इस साल के टूर्नामेंट में दिख गई। चू युएचान ने काट दिया, पुरानी बातें मत घुमा, अगर कुछ काम है तो सीधा बोलो। लिंग यूएफेंग ने साय किया, सबको पता था मुझे तुमसे कितना प्यार है। मैं दुनिया की हंसी, पेरेंट्स का गुस्सा, सब कुछ झेल गया, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। अब तो बस एक इच्छा है, एक बार तुम्हें देख लूं, बस। तुमसे प्यार पाने की उम्मीद नहीं, बस एक बार मिल लो, यही चाहता हूं। लिंग यूएफेंग पहले सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप का दीवाना था, पर जब से चू युएचान को देखा, उसका दिल सिर्फ उसी पे आ गया। 30 साल हो गए, पर फीलिंग्स अब तक वही की वही। पता नहीं ये उसका जुनून था या चू युएचान की खूबसूरती का जादू। चू युएचान ने एकदम सख्त जवाब दिया, तेरे पास वाइफ है, बच्चे हैं, हम तो बस कुछ बार मिले हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। मेरा आज का चेहरा तुझसे क्या लेना देना, और कुछ काम नहीं तो जाओ, औरत को रात को डिस्टर्ब मत करो। लिंग यूएफेंग ने फिर भी बोला, तुम्हारा गुस्सा अब भी वही है, बस एक बार मिल लो, फिर कभी जिंदगी में तंग नहीं करूंगा। तभी एकदम से एक आइस का टुकड़ा हवा में आता है, सीधा लिंग यूएफेंग की तरफ। वो उसको पकड़ लेता है, उसकी ठंडक उसके हाथ से सीधा दिल तक चली जाती है। लिंग यूएफेंग कुछ बोले बिना चुपचाप वहां से चला जाता है, अकेला, उदास और थोड़ा ब्रोकन। उसके लिए दुनिया का सब कुछ मिल सकता है, पर चू युएचान नहीं, वही उसकी लाइफ का मिसिंग पीस है। थोड़ा दूर अंधेरे में श्वन्युअन यूफेंग खड़ी सब सुन रही थी, चेहरा एकदम गुस्से से लाल। लिंग कुन ने अपनी पावर से दोनों की प्रेजेंस छुपा रखी थी। यूफेंग पहले तो बस ट्राई मार रही थी, पर जब सब सुन लिया तो उसका दिमाग घूम गया। लिंग यूफेंग, वाह रे, 30 साल हो गए, पर अभी भी उस औरत को भूल नहीं पाए। मैं सोच रही थी तुम टूर्नामेंट की हार की वजह से सैड हो, पर तुम तो उसकी यादों में डूबे हो। चुपके मिलने की भी हिम्मत कर ली। यूफेंग का गुस्सा एकदम वोल्केनो बन गया। मैं अपने घर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के यहां शादी की, और अब भी मैं उस औरत के सामने कुछ नहीं। वाह भाई, वाह। लिंग कुन ने समझाया, यूफेंग इतना गुस्सा मत हो, देख उसने सिर्फ एक बार मिलने की विश रखी है, उसके बाद कुछ नहीं। पिछले 10 साल में कितनी कोशिश की, पर कभी मिल नहीं पाया। अब बस एक बार देखना चाहता है, बस। तुम अगर नॉर्मल बिहेव करोगी तो उसको गिल्ट फील होगा और तुम्हारा ही फायदा होगा। यूफेंग बोली, कैसे ना रोकूं, पर हां, तुम्हारी बात सही है। ये बंदा अपने फीलिंग्स में ईमानदार है, लेकिन अगर ये औरत ना होती तो ये सब होता ही नहीं। और अब तो मेरे बेटे यूनेर का भी दिमाग घूम रहा है, लगता है वो भी अपने बाप की तरह कुछ करने वाला है। लिंग कुन ने पूछा, शॉकिंग यू वाली बात? यूफेंग बोली, मैं फ्रोजन क्लाउड ऑसगार्ड को बर्बाद कर दूंगी, मेरे हस्बैंड और बेटे को दुख दिया है। लिंग कुन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, बोला, अगर तू सच में ये चाहती है तो मैं भी मदद करूंगा। फ्रोजन क्लाउड ऑसगार्ड कोई आम सेक नहीं है, लेकिन अगर माइटी हेवनली सोर्ड रीजन हेल्प करे तो 3 साल में उसका नामो निशान मिटा देंगे, कोई समझेगा भी नहीं कि हमने किया। यूफेंग पहले तो बस गुस्से में बोली थी, पर जब लिंग कुन ने हां कर दी तो उसने भी हां बोल दिया। ठीक है, जैसे आप बोलें अंकल लिंग। लिंग कुन ने अंदर ही अंदर एक दूसरा प्लान सोच लिया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ और ही था। हेवनली सोर्ड माउंटेन रेंज के नॉर्थ में एक खुला मैदान था, एकदम शांत, हवा भी सॉफ्ट। दोपहर को टॉप 10 सेक्ट्स की टीम वहां आ गई, सब एक्साइटेड, कुछ तो पहली बार जा रहे थे, आंखों में सपने चमक रहे थे। युनचे वहां नहीं था, ब्लू विंड एम्पायर की तरफ से सिर्फ किन वुशांग था। लिंग यूएफेंग सबके सामने खड़ा होकर अनाउंस करता है, अभी थोड़ी देर में हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म का गेट खुलेगा। सुन लो, अंदर एक बार में सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, हर सेक्ट से सिर्फ 5 लोग। कौन जाएगा वो तुम डिसाइड करो। अंदर सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 48 घंटे बाद सब वापस यहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे। बस एक एक्सेप्शन है, लिंग यूएफेंग ठंडी आवाज में बोलता है, और वो है जो मर गया। लिंग यूएफेंग सबको फुल सीरियस वार्निंग देता है, भाई लोगों, हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म सिर्फ खजाने और रिसोर्सेज का भंडार नहीं है, यहां मौत का भी फुल चांस है। अगर लालच में आओगे तो यही गेम ओवर हो सकता है।
ये जगह इतनी बड़ी है कि आज तक कोई एंड तक पहुंचा ही नहीं, और हर बार अंदर का सीन अलग ही मिलता है। पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और हो सकता है। फिर वो बोलता है, अंदर चाहो तो अकेले घूम लो, चाहो तो ग्रुप बना लो, पर असली सीखनी है तो जूनियर्स और सीनियर्स अलग हो जाओ। सीनियर्स अगर जूनियर्स की मम्मी बन गए तो ये ट्रेनिंग का मजा ही खत्म। और एक और धमाकेदार बात, अंदर साउंड ट्रांसमिशन काम नहीं करता, मतलब कोई फोन व्हाट्सएप कुछ नहीं चलेगा, अपनी आवाज अपने तक ही रहेगी। सबको सख्त लहजे में बोलता है, ये जगह ग्रजेस सेटल करने के लिए नहीं है। कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने की सोच रहे हो तो घर पे ही रह जाओ। सीनियर्स, अगर तुमने जूनियर्स पे हाथ उठाया तो मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा आउटकम क्या होता है, और अगर जूनियर्स ट्रेजर के लिए लड़ते हैं तो सीनियर्स बीच में मत आना। और आखिरी में, जितना अंदर जाओगे उतना ही डेंजर बढ़ेगा, और यहां मौसम भी मूड पे डिपेंड करता है, कभी स्प्रिंग, कभी समर, कभी ऐसा विंटर कि दांत चट जाए। सब जूनियर्स एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, लाइफ का पहला बड़ा एडवेंचर है ना। तभी पीछे से जीजी टाइप की आवाज आती है। सब मुड़ के देखते हैं, एकदम से हवा में एक बड़ा सा ब्लैक वॉर्टेक्स बन गया, जैसे कोई वॉशिंग मशीन का ड्रम हो, फुल स्पीड पे घूम रहा हो। धीरे धीरे वो रुकता है और एक बड़ा सा काला गेट बन जाता है। अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लिंग यूएफेंग बोलता है, यह है हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म का एंट्री गेट। हर बार 2-3 लोग वापस नहीं आते तो सोच लो, गेट सिर्फ 7:05 खुला रहेगा। कोई डर गया हो तो अभी निकल लो, पर यहां सब डेयर डेविल हैं, कोई पीछे नहीं हटता। डोज 3/50 का रिस्क तो इनके लिए कुछ भी नहीं। एंट्री ऑर्डर रैंकिंग टूर्नामेंट के हिसाब से है तो ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली पहले जाएगी, पर वहां से सिर्फ किन वुशांग जाता है, क्योंकि बाकी लोगों की पावर कम है और यूनछे तो इंजर्ड है ही। सब सोच रहे हैं यूनछे तो आएगा ही नहीं। बर्निंग हेवन क्लैन वाले तो ऑलरेडी गॉसिप कर रहे हैं, यूनछे तो आया ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। तभी दूर से आवाज आती है, वेट फॉर मी। सब मुड़ के देखते हैं, अरे ये तो यूनछे है। बंदा बैंडेज में, चेहरा एकदम पेल, पर आंखों में जुनून है। बोलता है, मैं 60-70% ठीक हो गया हूं, ये मौका नहीं छोड़ सकता, चाहे रेंग के भी आना पड़े मैं आता ही। किन वुशांग भी सोचता है, चलो आ गया तो आ गया। लिंग यूएफेंग भी वॉर्न करता है, भाई अंदर डेंजर है, अपनी हालत मत भूलना। यूनचे स्माइल देता है, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। सब अपनी अपनी टीम देख रहे हैं। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की टीम में चू युएचान भी है, पर वो यूनचे को इग्नोर मार देती है। बर्निंग हेवन क्लैन वाले तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, अब तो इसको यहीं निपटा देंगे। जैसे ही यूनचे गेट के अंदर जाता है, एकदम से स्पेस ट्रैवल वाली फीलिंग आती है, और आंख खुलते ही भाई फुल ऑन एंटार्क्टिका सीन। हवा में बर्फ, तेज ठंडी, आइस का मैदान, आगे माउंटेन्स, सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट। हिलस्टोन्स इतने तेज कि कमजोर बंदा होता तो फेस पे ही खून निकल जाता। यूनचे भी शॉक हो जाता है, ये कैसा सीक्रेट रेल्म है भाई। सब एक एक करके अंदर आते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंग यूएफेंग लास्ट में आता है, बोलता है, लगता है इस बार हमारी किस्मत ही खराब है, सबसे डेंजरस विंटर सीजन मिल गया। पर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड वालों के लिए तो ये घर जैसा है। चू युएचान और उसकी बहन एकदम व्हाइट शैडो बन के हवा में उड़ जाती हैं, फुल प्रो स्टाइल। बाकी एल्डर्स भी अपने जूनियर्स को छोटा सा पेपटॉक देके अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जा। जैसे ही लिंग यूएफेंग निकलता है, लिंग जे भागकर यूनचे के पास आता है। लिंग जे, बॉस क्या बोलते हो, टीम बना लें? मैं पहली बार यहां आ रहा हूं, लेकिन पापा ने इतनी सारी स्टोरीज सुनाई हैं कि काम आ जाएंगी। पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा। असल में लिंग जे बोल तो रहा है कि मैं बोझ नहीं बनूंगा, लेकिन सच में वो यूनचे को प्रोटेक्ट करने आया है, क्योंकि सबको पता है यूनचे की हालत अभी थोड़ी मुश्किल में है। यूनचे को उसकी दोस्ती फील होती है, लेकिन फिर भी वो मस्ती में बोलता है, अरे रहने दे, असली मजा तो अकेले ट्रेनिंग करने में है, और तू तो वैसे भी हेवनली सोर्ड विला में ही रहा है, तुझे असली दुनिया की ट्रेनिंग चाहिए। अगर मेरे साथ आएगा तो तेरा एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। लिंगजी थोड़ा बट करता है, लेकिन यूनचे उसका ठुड्डी पकड़कर बोलता है, तू तो मेरा छोटा भाई है, पहली बात मान भी ले। लिंगजे कंफ्यूज हो जाता है, फिर आखिर में बोलता है, ठीक है बॉस, तू भी ध्यान रखना, वरना मेरी प्रिंसेस सिस अकेली हो जाएगी। मैं चला। फिर वो अपनी सेलेस्टियल यांग सोर्ड निकालता है, सीना फुलाता है और एकदम हीरो स्टाइल में चला जाता है। लिंग यून सीधा जाकर सिया चिंगयुए से पोलाइटली बोलता है, सिया फेरी, टीम बना लें? मैं 3 साल पहले यहां आया था, जगह थोड़ी बहुत जानता हूं, साथ चलेंगे तो ज्यादा दूर जा सकते हैं, और कोई ट्रेजर मिला तो पहला हक तुम्हारा। दूर से फेंजुएचिंग और शाओकुआंग्यू की शक्ल देखने लायक थी। पिछली बार तो लिंग यून किसी को टीम में नहीं लेता था, अब खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन शिया चिंगयुए ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, सीधा बोल दिया, थैंक्स, पर मैं अकेली ही जाऊंगी। लिंग यून ने बस सिर हिलाया, ठीक है, ध्यान रखना, और वो भी बर्फीले तूफान में गायब हो गया।
अब बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई सिया छिंगयुए से टीम बनाने की बात करने की। सब सोच रहे हैं मैडम तो वन वुमन आर्मी है। युनचे बस एक डायरेक्शन पकड़कर निकल जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। शुए वुशुआंग और वू शुएक्सिन भी अपनी टीम बनाकर चले जाते हैं। सिया छिंगयुए भी नॉर्थ की तरफ चली जाती है, लेकिन जाते जाते एक बार युनचे की तरफ देख लेती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स के साथ। अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, एक बड़ा आइसी माउंटेन ही डायरेक्शन का सिग्नल है। युनचे काफी देर तक चलता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता, ना कोई ट्रेजर ना कोई बीस्ट, बस बर्फ ही बर्फ। युनचे सोचता है ये तो ट्रेजर हंट नहीं, बर्फ में फंसने का कैंप लग रहा है। जैस्मिन जो उसकी छोटी मास्टर स्पिरिट है बोलती है ये वर्ल्ड कुछ अजीब है, बहुत ही पावरफुल किसी ने बनाया है, लेकिन यहां होना नहीं चाहिए था, शायद किसी एंशिएंट एक्सपर्ट का काम है। युनचे को ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस ट्रेजर चाहिए। तभी वो पूछता है जैस्मिन कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैस्मिन 4। युनचे 4? मुझे लगा कम होंगे। जैस्मिन 3 तो तुझे मारने आए हैं, एक शायद तुझे बचाने। युनचे बचाने? कौन? जैस्मिन थोड़ा सब्र कर, पता चल जाएगा। युनचे रेडी हो जाता है, बोलता है जैस्मिन थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, किसी को मारना पड़ेगा। जैस्मिन तुरंत हां बोल देती है, जिससे युनचे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जैस्मिन बिना रीजन के किसी को नहीं मारती। जैस्मिन समझाती है मैं बस एक ही बार और हेल्प करूंगी, उसके बाद अपनी पावर सील कर दूंगी, फिर जो भी करना है खुद करना पड़ेगा। युनचे सोचता है भाई अब तो असली सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। तभी बर्फ में 2 शैडोज दिखते हैं। युनचे पहचान जाता है, अरे ये तो बर्निंग हेवन क्लैन के यंग मास्टर और ज्वेबी हैं। युनचे एकदम फिल्मी स्टाइल में बोलता है ओहो, बर्निंग हेवन क्लैन के यंग क्लैन मास्टर और ज्वेबी भाई, क्या सीन है, इतनी बड़ी स्नोलैंड में मिल गए, किस्मत ही किस्मत। फेन ज्वेबी युनचे को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता, बोलता है वाह भाई क्या किस्मत है, लेकिन तेरी हालत देख, लगता है अभी भी हॉस्पिटल वाली कंडीशन है, इतना टाइम लगा सिर्फ यहां तक आने में। फेन ज्वेचेंग एकदम विलेन स्टाइल में बोलता है बकवास बंद कर युनचे, तुझे लगता है ये सब कोइंसिडेंस है? भूल जा, हम यहां तुझे भेजने आए हैं, साथ चलने नहीं। युनचे ड्रामा करता है भेजने? कहां? अरे तुम लोग तो मुझे ट्रैवल पार्टनर बनाना चाहते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेडी हूं। फेन जुचेंग का सार्केज़म ऑन, नहीं हम तुझे सीधा ऊपर भेजने आए हैं। फिर अपनी लाल तीखी तलवार निकालता है, पूरा किलिंग इंटेंट के साथ युनचे की तरफ पॉइंट करता है। युनचे फुल एक्टिंग में वाई यंग बर्निंग क्लैन मास्टर, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, ये सब क्यों? फेन जुएबी हंस के बोलता है तूने मुझे टूर्नामेंट में पीट दिया, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और ऊपर से प्रिंसेस कंगयुए पे भी लाइन मार रहा है, तू तो गया। युनचे एकदम सैवेज मोड में, अरे भाई चंगयुए तो मेरी बीवी है, उसने कभी तुमसे बोला भी नहीं कि उसे तुम में इंटरेस्ट है, तुम्हारा चार्म ही कम है, इसमें मेरा क्या कसूर, और वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के तो मैं भी सैड हो जाता हूं। कंगयुए तो फेरी है, तुम तो डोंकी फेस, मंकी नोज, ऑक्स हेड, हॉर्स माउथ, मतलब भाई तुम्हारा तो हाल ही टाइट है। फेन ज्वेचिंग का फेस लाल, गुस्से में, तू मरना चाहता है। फिर तलवार पर ब्लू फायर जला के युनचे पर अटैक करता है, पूरा स्नो मेल्ट हो जाता है उसकी एनर्जी से। युनचे एकदम कूल अपनी ड्रैगन फॉल्ट सोर्ड निकालता है और एक ही शॉट में फेन जुएचिंग की तलवार उड़ा देता है। फेन जुएचिंग शॉक में पीछे हट जाता है, तभी सुनता है पीछे से फेन जुएबी की चीख। युनचे बर्फ के बीच खड़ा है, ड्रैगन फॉल्ट से फेन जुएबी को नीचे दबाया हुआ, पूरा वेट उसके ऊपर। फेन जुएबी की आंखें सफेद, चेहरा हरा, पेन में चीख रहा है। फेन जुएचिंग शॉक में, तेरी इंजरीज तो फेक थी? युनचे मस्त स्माइल के साथ, हां भाई सब एक्टिंग थी, मैं तो बस वेट कर रहा था कि कुछ कचरा खुद ही आ जाए। फेन जुएचिंग धमकी देता है, तू नहीं समझ रहा, हमारे बॉडी पे डिटेक्शन इम्प्रिंट है, अगर तू मार देगा तो बर्निंग हेवन क्लैन को तुरंत पता चल जाएगा, फिर तेरा पूरा खानदान खत्म। फेन जुएबी भी रो रहा है, हां तू नहीं मार सकता, वरना सबको पता चल जाएगा। जैस्मिन भी कंफर्म करती है, ये लोग सच बोल रहे हैं, इम्प्रिंट है। युनचे एकदम फियरलेस, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा, देख अब। और फिर बैम, ड्रैगन फॉल्ट सीधा फेन जुएबी की टांग तोड़ देता है, एकदम स्नैप वाली आवाज के साथ। फेन जुएबी की चीख सुन के बर्फ भी पिघल जाए। फेन जुएचिंग शॉक अब तो और भी कॉशियस हो गया, पीछे हट रहा है, रेडी टू रन। युनचे एक और शॉट, दूसरी टांग भी तोड़ दी। फेन जुएबी तो अब लिटरली बेबी की तरह रोने में है। फेन जुएचिंग चिल्लाता है, फोर्ट्रेस मास्टर मूव, क्या कर रहे हो, अटैक करो। तभी स्नो स्टॉर्म में से एक सिल्वर स्पीयर आती है, एकदम लाइटनिंग स्पीड पे, पूरा स्नो चीरती हुई।
युनचे एकदम कूल ड्रैगन फॉल्ट से स्नो उड़ाता है, फेन ज्वेबी को हवा में उछाल देता है और उसी वक्त स्पीयर सीधा फेन ज्वेबी के चेस्ट में फट। एक ही सेकंड में फेन ज्वेबी का बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पूरा स्नो में बिखर जाता है। सिल्वर स्पीयर आगे जाकर युनचे के आफ्टर इमेज को पियर्स करती है, फिर ग्राउंड में घुस जाती है। हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म नॉर्थ वेस्ट साइड बूम। भाई एकदम धमाका हो गया, पहाड़ सीधा हवा में उड़ गया, नीचे से मिट्टी पत्थर सब बाहर आ गए। बर्फ और आइस के नीचे जो भी दबा था, वैसे भी पहले भी लोग बोलते थे कि यहाँ के पहाड़ों के नीचे अजीब अजीब पत्थर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ उड़ा फेन मोली भाई आगे नहीं बढ़ा, वो वहीं एकदम फ्रीज हो गया, पूरा हिल गया बंदा, और उसका चेहरा तो ऐसा बिगड़ गया जैसे अभी किसी को काट ही खाएगा। उसके साथ खड़ा अंकल टाइप आदमी तुरंत बोला, ग्रेट एल्डर क्या हो गया? फेन मोली का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया, उसकी बॉडी से ऐसी गुस्से वाली और मारने वाली वाइब्स आ रही थी कि सामने वाला बंदा भी कांपने लगा। बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ज्वेबी मर गया क्या? वो अंकल टाइप आदमी चिल्ला पड़ा, भाई अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए सीक्रेट रेल में आए हुए और इनाम मिलने से पहले ही इतनी बड़ी बुरी खबर। वो घबरा कर बोला, ग्रेट एल्डर आपने तो ज्वेबी पे सोल इम्प्रिंट लगाया था। कौन है वो? किसने इतनी हिम्मत कर दी कि ज्वेबी को ही खत्म कर दिया? मुतियन भाई है। फेन मोली ने अपनी मुट्ठी इतनी टाइट बांध ली कि लग रहा था हाथ की हड्डियां तोड़ देगा। फिर एक पंच मारा, सामने छोटा पहाड़ भी उड़ा दिया और पूरा गुस्से में चिल्लाया, मुतियन बे, हमारा बर्निंग हेवन क्लैन से तेरा कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तू इतना बड़ा कांड कर गया। 1 महीने के अंदर मैं तेरा पूरा हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस जमीन से मिटा दूंगा, समझा? दूसरी तरफ मू टियनबेई हवा से उतरकर फेन ज्वेबी की बिखरी हुई बॉडी को घूर रहा था। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा जैसे उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। साथ वाला फेन ज्वेचेंग तो और भी बुरा हाल, इतना हैंडसम बंदा भी अब तो मम्मी भी पहचान ना पाए। फेन ज्वेबी गया, अभी अभी तो उसके सोल इम्प्रिंट की धमकी दे रहा था युनचे को, और अब ज्वेबी पलक झपकते ही गया, वो भी युनचे के हाथ से नहीं, मू टियनबेई के एक धमाकेदार अटैक से। बैंग 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 बैंग, साइड से तालियों की आवाज आई। युनचे पूरा मजाक उड़ा रहा था, चेहरे पर एकदम नॉटी स्माइल। उसने मू टियनबेई को देखकर बोला, वाह भाई वाह, क्या फोर्ट मास्टर हो तुम? क्या शॉट मारा, एकदम मस्त, एकदम क्लासी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अभी तक अपने यंग फोर्ट मास्टर वाले क्लैश का बुरा मान के बैठे हो। सिर्फ गिरते को धक्का नहीं दिया, बल्कि बर्निंग हेवन क्लैन के सेकंड यंग मास्टर को ही खत्म कर दिया। क्या दिमाग, क्या हिम्मत, शर्म भी आ रही है और रिस्पेक्ट भी। सुनने में आया है कि फेन ज्वेबी पे फेन मोली का सोल इम्प्रिंट था। अब तो फेन मोली को पता चल गया होगा कि तुमने उसके क्लैन के सेकंड यंग मास्टर को एक ही शॉट में उड़ा दिया। अब तो वो गुस्से से पागल हो रहा होगा। हा 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 हा। युनचे की टांग खिंचाई के बाद उसने एक जोर की हंसी भी छोड़ दी। मू टियनबेई का चेहरा सफेद से काला, काले से सफेद हो गया। गुस्सा इतना था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। उसने मुट्ठी बांधी और चिल्लाकर बोला, छोटे, बर्निंग क्लैन का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। तेरी मौत पास ही है, फिर भी हंस रहा है। अब देख, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मू टियनबेई पूरा गुस्से में युनचे की तरफ दौड़ा, हाथ से एकदम पंजा बना के युनचे के सर की तरफ झटका। युनचे एकदम शांत खड़ा था, मू टियनबेई के अटैक को मजाक में देख रहा था। इस रिएक्शन से मू टियनबेई थोड़ा हिल गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई। तभी अचानक से सामने से ठंडी हवा आई और कुछ आइस के टुकड़े उसकी आंखों की तरफ आए। मू टियनबेई ने पकड़ने की कोशिश की, पता चला कि वो तो आइसिकल्स थे, एकदम ठंडे। साथ ही एक लंबी सफेद रिबन हवा और बर्फ में से निकली, युनचे की कमर पकड़ ली और उसको उड़ा के ले गई। रिबन के दूसरी तरफ एक लड़की थी, एकदम स्नो वाइट ड्रेस में। किंग्यू! युनचे ने देखा तो पता चला कि वो शिया किंग्यू थी, जो अचानक से आ गई। उसको तो लगता था कि जैस्मिन जिस चौथे बंदे की बात कर रही थी वो कोई और होगा, पर वो तो किंग्यू ही थी। एक शब्द भी मत बोल, जल्दी निकलते हैं। शिया किंग्यू ने अपनी आईब्रो टाइट कर ली, युनचे को लेकर तेज हवा और बर्फ में आगे भाग गई। बाकी लोगों के लिए तो यह स्नोस्टॉर्म मुश्किल होता, पर किंग्यू तो आइस और स्नो से पावर लेकर और तेज हो गई। युनचे को लेकर भी दोनों एकदम तेज हवा और बर्फ में गायब हो गए। मू टियनबेई ने भी पहचान लिया कि वो शिया किंग्यू है। उसने आइसिकल्स हटा दिए, पर पीछा नहीं किया, वहीं खड़ा सोचता रहा, चेहरा बदलता रहा। फोर्ट मास्टर मू, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, मार दो उसको, फेन ज्वेचेंग चिल्लाया। तो दोस्तों, आज के पार्ट में हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम के अंदर स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या आगे युनचे और शिया किंग्यू के लिए खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं? और क्या युनचे और शिया किंग्यू के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी? इन सभी बातों का खुलासा आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रहा होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने प्यारे और शैतान दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।